हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? तो ये सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए फर्स्ट लाइन की तरह वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी में हम बोलते हैं ना कि हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है ना, तो हमारी इम्यूनिटी आपने पढ़ा हुआ है कि इम्यूनिटी दो क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब जो बाय बर्थ है या फिर नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमें उसमें बाहर से किसी चीज को देने की जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए अभी क्या होता है, वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, है ना। क्यों लगाते हैं वैक्सीन्स को? ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर वो सेम पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करे तो उसका वैक्सीन आप पहले से लगा चुके हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो वो इम्यूनिटी जो कि बाहर से किसी चीज को देने की वजह से आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, चाहे आपने वैक्सीन्स लगाई चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाई, ये आती है आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी का ही वर्क करता है। क्योंकि आप जानते हैं मोनोसाइट क्या है, आपका टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है ना। आपकी अगर मैं पूरी ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, हम डब्ल्यूबीसीज में आपका मोनोसाइट 5 to 10% प्रेजेंट होता है ना। टोटल डब्ल्यूबीसी का 5 to 10% मोनोसाइट ही बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता है कि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करने वाला है। बट इसके करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसमें आपका जैसे आपके न्यूट्रोफिल है वो अलग तरीके से काम करते हैं, बेसोफिल है, इजिनोफिल है, इन सब का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग है। तो अभी आज का जो टॉपिक हमारा मेजर हमें फोकस करना है वो इसी पे करना है, क्योंकि ये सिस्टम मोनोसाइट से ही बना हुआ है, जो कि क्या है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया था अबाउट द हीमोपोइसिस, कि किस तरीके से ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी बोन मैरो होती है, पूरा हमने सीक्वेंस देखा था कि जब स्टार्टिंग की बात करें, जब आपका जो एम्ब्रायो है मदर के वोम में है, एम्ब्रायो में आपका क्या होता है, सबसे पहले जो यॉक्सेक होता है उसी से आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना। और वो ही आपका क्या है, डब्ल्यूबीसी भी कहाँ से बन रहा है, आपका यॉक्सेक से बन रहा है। तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ का पीरियड होता है, आपका किसने काम किया, यॉक्सेक ने काम किया। 3rd मंथ पीरियड में आपका सेल्स कौन बनाने लगता है, आपका लीवर, आपकी स्प्लेन सेल्स को बनाने लगती है। और फिर 4th मंथ के टाइम पे जब आपका पूरा जब हम टर्म्स की बात करते हैं कि 3 ट्राइमेस्टर आपके चलते हैं, तो जो 4th मंथ होता है आपका प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे आपका बोन मैरो क्या करने लगता है, ब्लड सेल्स को बनाने लगता है। बट टिल आपका डिलीवरी, आपकी लीवर, स्प्लेन और आपका बोन मैरो तीनों ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बर्थ होगा, लीवर और स्प्लेन आपका क्या करेंगे, ब्लड सेल बनाना बंद कर देंगे। अब सारा ये फंक्शन कौन परफॉर्म करने वाला है, बोन मैरो। यही हमने पढ़ा था हीमोपोइसिस में। तो एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, तो देखिए क्विकली हम हीमोपोइसिस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल हम मोनोसाइट पे ही फोकस करेंगे, किस तरीके से हमारे मोनोसाइट बने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ है डिस्कस, तो क्विकली हम लोग इसे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी प्लूरिपोटेंट या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल कहाँ पे होती है, ये हमारी सेल्स बोन मैरो में। ठीक है, तो ये बोन मैरो की बात कर रही हूँ, अभी मैं एम्ब्रायो वाली बात नहीं कर रही, फीटस वाली बात नहीं कर रही, हम आफ्टर बर्थ वाली स्टेज में आ रहे हैं, जब पूरा आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बनाने का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, बोन मैरो का। तो बोन मैरो में जो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये डिफरेंट टाइप की प्रोजेनाइटर सेल बनाती है, हमें पता है। कुछ सेल क्या बनाएंगी आपकी, जैसे लिम्फोइड स्टेम सेल है वो क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट्स बनाएगी। माइलॉइड स्टेम सेल है वो क्या बनाएगी, अलग अलग टाइप के रिमेनिंग जितने भी डब्ल्यूबीसी है वो कहां से बनते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से। ठीक है, तो देखिए प्लूरिपोटेंट सेल से क्या बना हमारा, माइलॉइड स्टेम सेल या प्रोजेनाइटर सेल भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बनेगा आपका, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं मोनोसाइट्स पे, इसीलिए हम सीधे क्या बोलेंगे,
कि आपका माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बना, मोनोब्लास्ट, और मोनोब्लास्ट ने क्या बनाया आपका, मोनोसाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये काम किसने किया, मोनोब्लास्ट ने। अब देखिए क्या होगा, ये जो मोनोसाइट है ये कहां पे जाएगा, सपोज ये हमारी क्या है, ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट कहाँ एंटर कर गया, आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया। तो मैं यहाँ पे मोनोसाइट बना रही हूँ, सपोज ये आपका मोनोसाइट आ गया कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि हमें पता है कि जो मोनोसाइट है उसे अल्टीमेटली कहाँ आना है, ब्लड में ही आना है, क्योंकि ब्लड की सेल है, ये ब्लड में प्रेजेंट सेल है, ब्लड का एसेंशियल कंपोनेंट है। तो मोनोसाइट देखिए ब्लड में आ चुका है, और किस तरीके से आया ये हमने देख लिया। ठीक है, ये डिटेल प्रोसेस, अगर आपको इसे अच्छे से पढ़ना है कि सेल्स एक्जेक्टली बनती कैसे हैं, तो आप पहले हीमोपोइसिस का लेक्चर देखिए, फिर इस पे आइए, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा बहुत इसे ब्रीफ में आपको मैं बता सकूं। तो मोनोसाइट बनने के बाद मोनोसाइट कहाँ एंटर कर जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, मोनोसाइट का समझ में आया कि मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम में कैसे गए। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम पे ये तो था आफ्टर बर्थ वाली सिचुएशन, लेकिन जब स्टार्टिंग का पीरियड था, जब गेस्टेशन का 2nd मंथ चल रहा था, उस टाइम पे आपका कौन बना रहा था, एम्ब्रायो का यॉर्क सैक आपका क्या बना रहा था, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बना रहा था, चाहे वो मोनोसाइट हो, लिम्फोसाइट हो, कोई सी भी ब्लड सेल हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि जो एम्ब्रायो का यॉर्क सैक होता है वो डायरेक्टली मैक्रोफेज बनाता है। समझ में आ रहा है आपको, बाकी ब्लड सेल्स तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन डायरेक्टली आपकी मैक्रोफेज भी बनेंगी, और ये मैक्रोफेज क्या करेंगी, डिफरेंट ऑर्गन में जाके आपकी लोकेट हो जाएंगी। देखें कैसे होता है आपका, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे होता क्या है। देखिए, जो एम्ब्रायो है आपका, ठीक है, जब आपका गेस्टेशन का, आप जानते हो कि गेस्टेशन के स्टार्टिंग 2 मंथ में हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, है ना। तो ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो में आप जानते हो यॉर्क सैक आपका जो है, यॉर्क सैक, स्टार्टिंग में जब हमने पूरा पढ़ा था ना कि ब्लास्टोसिस जब इम्प्लांट होता है तो 2 पोर्शन आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक यॉर्क सैक है, एक एमनियोटिक फ्लूइड है, और यॉर्क सैक से ही क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आपके डेवलप होते हैं, वो सब बात की बात है। बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान क्या करना है कि जो एम्ब्रायो में जो यॉर्क सैक होता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली आपका क्या बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है। ठीक है, मैक्रोफेज बनेगी इससे डायरेक्टली, और ये जो मैक्रोफेज है ये अलग अलग ऑर्गन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है वहां पे जाके क्या हुआ, इसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, मैं उन ऑर्गन्स को मेंशन कर देती हूँ, देन हम वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लीवर है आपका, कुछ मैक्रोफेज जो बनी थी वो लीवर में चली जाएंगी, कुछ हमारे ब्रेन में चली जाएंगी, ठीक है, कुछ हमारे स्प्लिन में चली जाएंगी, कुछ जाएंगी स्किन में, ठीक है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो क्या रह गया हमारा, लंग्स। ठीक है, लंग्स में भी जाएंगी। तो ये कुछ लोकेशन है जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मैंने मेंशन कर दिया कि मैक्रोफेज कैसे गई। ठीक है, अब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो मैक्रोफेज होती हैं ये आपकी डायरेक्टली आपका बचपन में ही, जब आप मदर के वुम में हैं, जब एम्ब्रायो वाली फेज चल रही है, उसी टाइम पे आपका मैक्रोफेज बन जाती हैं, और वो मैक्रोफेज डिफरेंट ऑर्गन में जाके बैठ जाती है। इनको बोलते हैं फिक्स मैक्रोफेज। ठीक है, जो बॉडी में फिक्स है, एक जगह पे है, एक ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आइए, मैं यहीं पे आती हूँ वापस लौट के, कि जो ये मोनोसाइट बनी थी, मैक्रोफेज का समझ में आया। अब देखिए, जो ये मोनोसाइट बनी थी बोन मैरो के थ्रू, ये डायरेक्टली कहाँ चले गई, ब्लड सर्कुलेशन में चले गई। अब यहाँ पे इसका क्या होता है, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मोनोसाइट का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये मैक्रोफेज में कभी भी बदल सकता है। ठीक है, मोनोसाइट को मैक्रोफेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो आपके जो ऑर्गन सिस्टम है, हमें पता है कि जब हमारा लाइफ की स्टार्टिंग फेज चल रही थी, जिस टाइम पे एक बेबी भी आप नहीं बोलेंगे, जिस टाइम पे एक ह्यूमन आपका एक एम्ब्रायो के फॉर्म में था, तो उस टाइम पे मैक्रोफेज बनी जरूर थी और डिफरेंट लोकेशन में
में चली गई, लेकिन अब इन फ्यूचर कितने सारे इन्फेक्शंस होते हैं या बहुत टाइम आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स एंटर करते हैं जिसके साथ बॉडी को क्या करना पड़ता है, आपका फाइट करना पड़ता है। आपके ये मैक्रोफेज, सपोज ब्रेन में कोई आपका बैक्टीरिया या पैथोजन जाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रेन में जो आपके मैक्रोफेज हैं वो उसे किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे खत्म होता है। बट अब ये सोचिए आप कि लाइफ टाइम, आप इतने लंबे टाइम तक, पूरा जो आपका लाइफ स्पेन है उसमें यही मैक्रोफेज से काम तो नहीं चलेगा, आपको नई मैक्रोफेज की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैक्रोफेज बनी हुई है इनमें से कुछ मैक्रोफेज ऐसी होती हैं जिनमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है, जो सेल डिवीजन कर सकती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जिनमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट जो मैक्रोफेज है उनका रिप्लेनिशमेंट आप कर सके, है ना। जो आपकी खर्च हो गई हैं, जो यूज हो गई हैं, उसके बदले नई मैक्रोफेज आ सके। अब बताइए नई मैक्रोफेज कहाँ से आएगी? ये वाली स्टेज से तो आप आगे क्रॉस कर गए, यॉर्कसेक अब थोड़ा आएगा। अब क्या है, एक एडल्ट है आपके सामने, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर बर्थ। ये वाला कोई केस रहता नहीं है। अब क्योंकि सारा काम बोन मैरो कर रहा है, बोन मैरो ने मोनोसाइट तो बनाए लेकिन मैक्रोफेज नहीं बनाए। अब क्या होता है कि ये मोनोसाइट ही क्या करते हैं, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं। अब कभी भी इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बॉडी में हो रही है, तो मोनोसाइट क्या करते हैं, इस तरीके से ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करता हुआ, आप जानते हो ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है, ये वाला स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे, क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल के बाहर किसका सपोर्ट होता है? ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यूज का होता है ना। तो क्या होता है, ये मोनोसाइट, क्योंकि देखो जब भी इंफेक्शन होगा ब्लड वेसल में, अगर हल्का सा भी डैमेज हुआ या फिर सिंपल यहाँ पे कोई टिश्यू लेवल पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो होगा क्या, मोनोसाइट माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ, कनेक्टिव टिश्यू के पास। तो मोनोसाइट यहाँ पे आ गए हैं, तो मोनोसाइट यहाँ पे हम बना लेते हैं। इस तरीके से मोनोसाइट यहाँ पे आ गया। ये क्या है आपका टिश्यू, ठीक है। वो कौन सा टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना समझ में आया कि कनेक्टिव टिश्यूज में कैसे मोनोसाइट्स का माइग्रेशन होगा। अब जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, अभी तो मैंने केवल सिंपल एक मोनोसाइट बनाया, बट ऐसे मल्टीपल मोनोसाइट्स अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से मोनोसाइट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और ये मोनोसाइट जो आपको दिख रहे हैं ये टिश्यू लेवल पे इकट्ठा होके सब साथ में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, मैक्रोफेज बनाएंगे। तो मैं यहीं पे मैक्रोफेज भी बना देती हूँ। इनने आपका जो ये मोनोसाइट्स थे, इन्होंने क्या किया, फ्यूज होके मैक्रोफेज फॉर्म किया। तो मैक्रोफेज कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी आपका ये रहा, आपका क्या, मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि मैक्रोफेज बना कैसे। तो ऑब्वियसली कहाँ बना, ये कनेक्टिव टिश्यू पे। ये पूरा ही पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज कैसा मैक्रोफेज है, ये मोबाइल मैक्रोफेज है। इस चीज को समझ रहे हैं। एक मैक्रोफेज होता है जो कि फिक्स मैक्रोफेज है, कुछ ऐसे होते हैं जो मोबाइल मैक्रोफेज होते हैं। और यहीं पे आप ध्यान रखिएगा कि जो ये मैक्रोफेज यहाँ पे बने हैं, कुछ मैक्रोफेज तो ऐसे होंगे जो यहीं पे फिक्स हो जाएंगे, और कुछ मैक्रोफेज होंगे जो यहाँ से घूमते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहां भी मैक्रोफेज की जरूरत है वहां चले जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, किस तरीके से वर्किंग होती है। तो मैं दोबारा से एक बार क्विकली रिवाइज करा रही हूँ कि आपका मोनोसाइट कैसे बनता है। ये हम हीमोपोएसिस में भी पढ़ चुके हैं, और आज भी आपने देखा कि बोन मैरो से कैसे मोनोसाइट बनता है। मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये क्या करेगा, जब भी कोई आपका इसको सिग्नल मिलेगा, कोई इन्फ्लामेशन है, कुछ इन्फेक्शन है, तो मोनोसाइट यहाँ से माइग्रेट करता हुआ कहाँ चला जाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज में मोनोसाइट आपस में फ्यूज होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये मैक्रोफेज क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इधर फिक्स्ड और मोबाइल। कुछ आपके फिक्स्ड रहेंगे, कुछ मोबाइल होंगे। फिक्स्ड जो होंगे वो तो यहीं पे कनेक्टिव टिश्यू में बैठे रह जाएंगे, और जो मोबाइल होंगे वो बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में जाके अपना क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इन टिश्यूज में, इन ऑर्गन्स में भी आपका मैक्रोफेज प्रेजेंट है, जो कि हमारा
किस टाइम पे बना था? एम्ब्रायो वाली फेज में, जब हम क्या थे, मदर के वुम में थे और केवल स्टार्टिंग के 2 मंथ पीरियड में ही हमारे मैक्रोफेज बन गए थे और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आ चुके थे। लेकिन टाइम के साथ साथ उन मैक्रोफेज की लाइफ स्पेन भी होती है अपनी, उनको रिप्लेनिश करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो मैक्रोफेज थे वो लाइफ टाइम चलते रहेंगे, तो इन मैक्रोफेज को भी हमें रिप्लेनिश करना होता है। तो यही वो मैक्रोफेज है जो इन ऑर्गन्स में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा और मैक्रोफेज की पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या है? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर मैक्रोफेज अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ इतना हमें समझ में आता है, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि मोनोसाइट हो चाहे मैक्रोफेज हो, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं ये हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये मैक्रोफेज बना। हमें समझ में आया कि जो मैक्रोफेज बना वो क्या करने वाला है, ऑब्वियसली जो भी बाहर से पैथोजन अंदर आने की कोशिश करेगा उसे खत्म करेगा, लेकिन और क्या क्या करेगा ये अब हम देखते हैं कि ये मैक्रोफेज केवल बाहर से आने वाले पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करता है या फिर इसके कुछ और भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके फंक्शंस पे आते हैं, मैक्रोफेज क्या करेगा। ठीक है, देखिए मैक्रोफेज के अगर मैं फंक्शंस की बात करती हूँ तो मैक्रोफेज को के फंक्शंस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। जो मैक्रोफेज कर रहा है, ऑब्वियसली मैक्रोफेज क्या है? मोनोसाइट का ही कंटेनर है, यानी कि मोनोसाइट से ही मैक्रोफेज बना है। तो अगर मैं मैक्रोफेज बोल रही हूँ तो वो मोनोसाइट का भी फंक्शन है, क्योंकि मोनोसाइट ही मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो रहा है, अभी आपने देखा। ठीक है, तो देखें क्या क्या करता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो मैक्रोफेज का है वो ये है कि ये क्या करता है, आपका फेगोसाइटोसिस करता है। सबसे पहला फंक्शन जो मैं स्टार्टिंग से आपसे बोल रही हूँ, आप देखें फेगोसाइटोसिस क्या होती है। देखो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, और ज्यादा बेटर रहेगा मैं पैथोजन बोलूं, है ना, तो कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपके टिश्यू लेवल पे आ चुका है, तो होता क्या है, ये जो आपके मैक्रोफेज हैं, देखें मैक्रोफेज पहले बनाते हैं हम, किस तरीके से वर्क करते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये हमारा क्या है, मैक्रोफेज है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ कि अंदर इसके क्या है। बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर हर चीजें होती है, गोल्जी एपरेटस भी है, क्योंकि एक नॉर्मल सेल ही है, जैसे हमारी सेल्स होती है वैसी है। न्यूक्लियस भी है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो ये आपका मैक्रोफेज है। तो किस तरीके से ये वर्क करता है कि आप देखिए, सपोज ये आपके क्या है, पैथोजन है, जो मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, ये क्या है, पैथोजन है। तो क्या होता है, मैक्रोफेज क्या करता है, इस तरीके से ये जो पैथोजन है इन्हें क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है इसके सरफेस में। आपका ऐसे सरफेस के थ्रू ये क्या करेगा, यहां से इस पैथोजन को अंदर ले लेगा, और अंदर लेने के बाद ये अंदर क्या होती है, इसकी वेसिकल्स होती हैं इस तरीके से, और वेसिकल्स के अंदर ये आपका जो भी पैथोजन था ये इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। मैं केवल एक ही पैथोजन दिखा रही हूँ, ज्यादा कंफ्यूजिंग हम नहीं बनाते हैं कि ये हमारे चाहे कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस है, हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। तो सिंपली क्या होता है, मैक्रोफेज क्या करता है, इस तरीके से इन पैथोजन को अपने अंदर ले लेता है और वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। अब अंदर क्या होता है, देखिए मैक्रोफेज के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। सपोज ये हमारे क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो दिखाएं लाइसोसोम, क्योंकि आप जानते हो ना सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम बेसिकली क्या होते हैं हमके, जिनको हम बोलते हैं लाइसोजाइम्स, जो होते हैं सुसाइडल बैग होते हैं सेल का, है ना। तो सिंपली क्या होगा, देखो जो हमारी सेल के अंदर जो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, वैक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। देखो ये वैक्यूल के साथ, जो ब्लैक कलर की मैंने वैक्यूल बनाई है, इसके साथ कॉन्टेक्ट में आया, दोनों के बीच फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एरो लगा के हम लोग लिखते हैं। क्या होगा, ये वैक्यूल तो टूटेगी ही, साथ साथ आपका क्या होगा, ये आपका जो अंदर जो पैथोजन था इसके फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा,
टूट जाएगा। क्यों टूटा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज होता है वैसे ही लाइसोसोम अपने अंदर से उन केमिकल्स को, उन एंजाइम्स को रिलीज कर देता है। एंजाइम कहाँ आ चुके हैं, वैक्यूल के अंदर आ चुके हैं, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, पैथोजन के कांटेक्ट में है। और एकदम से जब आपका एंजाइम इस पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो जो पैथोजन है वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये बन गए फ्रेगमेंट, ठीक है। यानी कि आपके जो मैक्रोफेज ने था उसने पैथोजन को खत्म कर दिया, उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रेगमेंट है इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से सरफेस में आ जाएंगे इसके। ये देखिए जो ये फ्रैगमेंट थे, ऐसा नहीं हुआ कि फ्रैगमेंट अंदर ही अंदर खत्म हो गए। फ्रैगमेंट ठीक है, इसने अपना काम कर दिया मैक्रोफेज ने, लेकिन जो फ्रैगमेंट बने वो ऐसे सेल सरफेस में जाके क्या हुए, अपने क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन्हें सेल सरफेस में लेके कौन गया, ठीक है। कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन होनी चाहिए जो फ्रैगमेंट को यहां से सेल मेम्ब्रेन पे लेके जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, आपका मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम एमएससी प्रोटीन बोलते हैं, एमएचसी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये है आपकी प्रोटीन, ठीक है। ये देखिए बाहर से मैंने लगा दी है। इस तरीके से जो ये एमएससी प्रोटीन है इस फ्रैगमेंट को, जितने भी फ्रैगमेंट है इन्हें अपने अंदर लोड कर लेगी और लोड करके इसे कहाँ पे प्रेजेंट कर देगी, इस तरीके से सरफेस में प्रेजेंट कर देगी। तो मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर से भी दिखाती हूँ क्योंकि ये जो प्रोटीन होती है ये दो टाइप की होती हैं। अभी ये हमारे काम आएगा आगे। तो देखिए ये इस तरीके से लोड हुआ, इसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो ये देखिए जो आपकी बाहर से ये एमएससी प्रोटीन है, ठीक है, एमएससी जिसे बोलते हैं हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये प्रोटीन है। और ये भी कुछ प्रोटीन है, ठीक है। सपोज ये दोनों है आपकी MHC1 और ये है आपकी MHC2, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सिंपल क्या होगा, ये प्रोटीन अंदर प्रेजेंट है, सीधे सीधे ये क्या करेंगी, अपने अंदर जो ये पैथोजन है, जो ये इसके फ्रैगमेंट बन चुके थे, इन्हें लोड कर लेगी। इस तरीके से देखो पैथोजन लोड हो गए, पैथोजन के फ्रैगमेंट, सॉरी, ठीक है, पैथोजन नहीं बोलेंगे, केवल फ्रैगमेंट, क्योंकि ये आपका जो मैक्रोफेज था इसने क्या कर दिया था, फ्रैगमेंट बना दिए थे। अब ये फ्रैगमेंट किस पे लोड हो गए हैं, प्रोटीन पे लोड हो गए हैं और प्रोटीन ने इन्हें सरफेस में जाके प्रेजेंट कर दिया, यानी कि यहाँ सरफेस में बाहर से ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखो पहला काम जो था फेगोसाइटोसिस समझ में आ गया कि क्या हुआ, मैक्रोफेज ने जो भी आपका पैथोजन था उसे इंगल्फ किया, उसके फ्रैगमेंट बना दिए, खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट यहीं से मैं इसे डिस्कस कर रही हूं आगे। फेगोसाइटोसिस के बाद इसने क्या किया, इसने क्या किया, हमारी अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है आपकी, अडाप्टिव एंड इन्नेट, दोनों को ही मैं बोलूंगी, इन्नेट इम्यूनिटी, दोनों को एक्टिवेट कर दिया। कैसे किया एक्टिवेट, ये भी जानना जरूरी है। देखो मैक्रोफेज क्या करते हैं, मैक्रोफेज का फंक्शन मैं आपको बता दूं कि इसने फ्रैगमेंट तो बनाए, लेकिन जिस टाइम पे ये फ्रैगमेंटेशन करता है तो ये क्या करते हैं, मैक्रोफेज अपने अंदर से एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कीमोकाइन, ठीक है। कीमोकाइन आपके क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी मीडिएटर है। तो कीमोकाइन की वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, पहली चीज। तो इसने क्या किया, देखो जो आपका ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसे अलग से किया हुआ है हालांकि, लेकिन ये जो हुआ ये इन्नेट इम्यूनिटी है, क्योंकि देखो इसमें आपको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, आपके मैक्रोफेज ने ही अपने लेवल में क्या कर लिया, जो भी पैथोजन था उसे इंगल्फ करके, डाइजेस्ट करके, जो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रही थी उसे क्या कर दिया, जो भी इन्फ्लामेशन था इन्फेक्शन की वजह से उसे खत्म कर दिया। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे अंदर है। अब देखिए एडेप्टिव कैसे हुआ, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो आपकी फ्रैगमेंट्स थे, फ्रैगमेंट्स को जो एमएससी अपने सरफेस में लोड करके लाई थी ना, अब देखो ये फ्रैगमेंट क्या करने वाले हैं। अब क्या होगा, आपकी जो टी सेल होती है, ठीक है, मैं यहीं पे बना देती हूं इस तरीके से, ये हमारी टी सेल है, लिम्फोसाइट सबको पता है, ठीक है। इस तरीके से
ये है हमारी टी सेल। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे ही ये फ्रेगमेंट ऐसे मैक्रोफेज के सरफेस में आ जाते हैं, किसके साथ, एमएससी के साथ आ जाते हैं, तो टी सेल क्या करता है, टी सेल के सरफेस में जो कि टी लिम्फोसाइट है, आप सबको पता है इम्यून सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट के सरफेस में देखो दो टाइप के आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका CD4, ये CD4 रिसेप्टर है, ये है आपका CD8। ठीक है, ये मैंने एक कंबाइन बना दिया है, हालांकि आप एक अलग अलग टी सेल में इसे दिखा सकते हो, CD4 वाला अलग दिखा दो, CD8 वाला अलग सेल दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या होने वाला है, ये मैंने ऑप्शनल लिखाया हुआ है कि टी सेल के सरफेस में CD4 भी हो सकता है और CD8 भी हो सकता है। तो अब देखिए कैसे क्या फर्क पड़ने वाला है। टी सेल क्या है, अभी तक आराम से बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे मैक्रोफेज के सरफेस में ये दिखा, मैक्रोफेज के सरफेस में उसे फ्रेगमेंट दिखे, और वो भी किसके साथ दिखे, एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, जो टी सेल होती है वो एमएससी कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करती है, उसे फ्रेगमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। वो दूर से ही देखेगी, अगर उसे एमएससी कॉम्प्लेक्स दिखा, सरफेस में एमएससी कॉम्प्लेक्स दिया, तो वो क्या करेगी, भागते हुए इसके पास चली जाएगी। समझ में आ रहा है, तो होगा क्या, देखो हमने क्या बोला, दो टाइप के एमएससी कॉम्प्लेक्स हैं। ध्यान रखिएगा कि जो टी सेल जिसमें आपका CD4 आपका क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, या CD4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये किसके साथ बाइंड होती है, आपकी MSC2 के साथ। ठीक है, और वो टी सेल जिसमें CD8 आपका रिसेप्टर होता है, वो किसके साथ बाइंड होता है, MSC1 के साथ। ठीक हो गया, तो हमेशा क्या होगा, मैं चलिए इसे अलग ही बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहां से इसे हटा के हम अलग से इसे ड्रॉ कर देते हैं। एक टी सेल में क्या था, CD4 था, दूसरी में टी सेल बना रही हूं, एक और टी सेल ये है, और इसके सरफेस में कौन सा है आपका, ये क्या है, CD8। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों ही आपकी क्या है, टी सेल है। तो होगा क्या, देखो सपोज ये अगर आपका कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए MSC सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, MSC सेकेंड हमने किससे दिखाया है, ग्रीन से दिखाया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर MSC सेकेंड कॉम्प्लेक्स सरफेस में, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सरफेस में फ्रेगमेंट को लेके आया है। अगर MSC सेकेंड सरफेस में फ्रेगमेंट को लेके आया है, तो फटाफट से कौन सी टी सेल जाएगी, CD4 वाली टी सेल जाएगी इस कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगी। जैसे ही देखो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग होगी, इस तरीके से आपका यहाँ पे बाइंडिंग शो कर देते हैं हम लोग। ये रहा आपकी बाइंडिंग पैटर्न, पूरा इस तरीके से बाइंड होगा कि दिखना भी नहीं चाहिए कि भाई इस तरीके से बाइंड हुआ है। ये हमारी सेल है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये बाइंडिंग हो गई। ठीक, तो जब ये बाइंडिंग होगी, MSC किसके साथ, MSC सेकेंड के साथ बाइंडिंग हुई, किसकी, टी सेल की बाइंडिंग हुई। तो बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा आपका, आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी एक जो टी सेल के टाइप होते हैं, देखो टी सेल अलग अलग टाइप की होती है। कुछ होती हैं आपकी साइटोटॉक्सिक, जो डायरेक्टली आपका पैथोजन को किल करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, हेल्पर टी सेल होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं ताकि बी सेल एक्टिवेट हो, क्योंकि दोनों मिलके ही काम करते हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि सप्रेसर होती हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर हमारी इम्यूनिटी ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्हें भी कम करने के लिए हमारी टी सेल प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको बोलते हैं मेमोरी टी सेल, यानी कि वो फर्दर अगर फ्यूचर में कभी इन्फेक्शन हुआ आपको सेम वायरस से या सेम आपके पैथोजन से, तो आपकी बॉडी उस चीज को याद रखेगी, आपका इम्यून सिस्टम उस चीज को याद रखेगा और फर्दर आपको फ्यूचर में वो इन्फेक्शन होने से बचाएगा। जैसे ही मान लो अभी आज के डेट में आपको किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, आपके इम्यून सिस्टम ने उसे इरेडिकेट कर दिया, लेकिन आपकी जो मेमोरी टी सेल होती हैं वो याद रखती हैं कि ये बैक्टीरिया आया था और इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है। तो इन फ्यूचर अगर वही बैक्टीरिया वापस आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो आपकी बॉडी में मेमोरी टी सेल प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया की, तो एकदम से क्या होगा, वो टी सेल जाएंगी और उसे खत्म कर देंगी। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट टी सेल्स होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी CD4 टी सेल जो है अपने MSC सेकेंड कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगी, तो क्या होगा, ये हमारी बी सेल को एक्टिवेट कर देगी। और आप जानते हो बी सेल क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी बना के पूरा जो भी आपका
आगे ये तो चलो ठीक था कि मैक्रोफेज ने प्रेजेंट किया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना बॉडी में जितने भी पैथोजन एंटर किए होंगे सबको मैक्रोफेज ने डील कर लिया होगा। मैक्रोफेज एक हद तक डील कर सकता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन का लोड बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या हुआ, देखो टी सेल CD4 टी सेल एक्टिवेट हुई। किस वजह से हुई आपको समझ में आया। जैसे ही टी सेल एक्टिवेट हुई इसने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। अब बी सेल क्या करेंगी, एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी, और ये एंटीबॉडी पूरी बॉडी में जहां भी इसे एंटीजन मिलेगा, जहां भी पैथोजन मिलेगा, ये वाला पैथोजन जहां भी मिलेगा उसे क्या कर देगी, किल कर देगी। समझ में आ रहा है कि कैसे आपका CD4 टी सेल ने काम किया, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक और चीज करता है, ये क्या करता है, अपने अंदर से क्या करेगा, साइटोकाइंस को भी रिलीज करेगा। और साइटोकाइन जब भी रिलीज होते हैं तो क्या होता है, आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बॉडी में जब भी इस टाइप की इम्यून रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लामेशन होता है। तो ये तो रहा CD4 टी सेल का काम। अब आप देखिए दूसरा केस लेते हैं। अगर मान लीजिए जो ये वायरल के फ्रेगमेंट थे ये कौन लेके आया, MSC1 जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। अगर MSC1 इन्हें सरफेस में लेके आया तो क्या होगा, अब कौन सी सेल जाएंगी, CD4 टी सेल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे ग्रीन कलर से ही दिखा रही हूं, यहाँ पे भी मैं इसे चेंज कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सेल गई, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये CD8 सेल है। तो CD8 सेल सीधे जाएंगी, MSC1 को पहचान लिया है इनने, सीधे बाइंड हुई। बाइंड होते ही क्या होता है, देखो इनसे ये सीधे सीधे अपने अंदर से क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करेगा। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी, सीधे मैं लिखूंगी कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हुई। और साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होने के बाद सीधे सीधे क्या होगा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, जो सेल है मैक्रोफेज है प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इसीलिए बोला है कि सेल के लिए टॉक्सिक रिएक्शन हुई, और साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होते ही आपका क्या हो जाएगी, सेल का क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। पूरी सेल आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। सेल खत्म हुई तो ऑब्वियसली इसके साथ आपका ये जो आपका फ्रेगमेंट्स थे ये भी खत्म हो गए। लेकिन साथ ही साथ साइटोटॉक्सिक रिएक्शन तो इसने की, लेकिन क्या किया, जैसे इसने अपने अंदर से साइटोकाइन रिलीज किया था, इसने भी अपने अंदर से क्या किया, साइटोकाइन को रिलीज किया। और साइटोकाइन इन्फ्लामेशन के साथ साथ एक और काम करता है, ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी क्या है, टी सेल है, बी सेल है, उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखो आप अब समझ पा रहे हैं इस चीज में क्या हुआ था। मैक्रोफेज ने अपने लेवल पे काम कर लिया था, जितने पैथोजन को वो इंगल्फ किया उसने किया, उनका फ्रेगमेंटेशन भी किया। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद आपका फाइनली उसने क्या किया, खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने एक और काम किया, उसने क्या बोला कि मैं अकेले तो नहीं निपट सकता सबसे, तो उसने क्या किया, अपने सरफेस में इन फ्रेगमेंट को प्रेजेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ MSC1 और MSC2। जैसे ये फ्रेगमेंट सरफेस में आए तो आपकी जो मेन इम्यूनिटी है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो कि टी सेल और बी सेल है, ये क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। कैसे हुई, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि टी सेल का एक्टिवेशन कैसे हुआ, बी सेल का एक्टिवेशन कैसे हुआ। आप देख रहे हैं बी सेल जो है टी सेल से ही एक्टिवेट होती है। तो अब क्या होगा, सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, टी और बी सेल के ऊपर। ये अब अपने लेवल पे क्या करेंगी, जो भी पैथोजन मैक्रोफेज जिनके साथ डील नहीं कर पाया था, अब उसके साथ कौन डील करेंगी, बी सेल और टी सेल, और उन्हें बॉडी से क्या कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। अब आप सोचेंगे कि चलिए जो CD4 सेल थी उसका फंक्शन तो हमें समझ में आया कि उसने बी सेल को एक्टिवेट किया, उसने एंटीबॉडी बनाई, देन आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई होगी और वो बॉडी से जो भी पैथोजन था, जो एंटीजन था, वो बाहर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो CD8 सेल है उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने बहुत सिंपल काम किया। उन्होंने साइटोटॉक्सिक रिएक्शन की, जो आपका मैक्रोफेज के सरफेस में जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो गया, आपका पूरा सेल क्या हो गया, आपका फ्रेगमेंट हो गया, ये सारे पार्टिकल्स भी खत्म हो गए। लेकिन जिस टाइम पे सेल का फ्रेगमेंटेशन हुआ उसी टाइम पे इन सेल्स ने साइटोकाइंस को भी रिलीज किया, और ये साइटोकाइंस इन्फ्लामेशन तो करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, जो दूसरी सेल्स हैं, जो दूसरी टी सेल हैं, जो बॉडी में अभी इनएक्टिव पड़ी हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं है बॉडी में इन्फेक्शन भी हो रहा है या पैथोजन आ चुका है, उन सबको मैसेज मिल गया किसके थ्रू, साइटोकाइन के थ्रू। और साइटोकाइन ने मैसेज पहुंचाया और बाकी अदर जो सेल्स थी उनका रिक्रूटमेंट हो गया। अदर सेल रिक्रूटमेंट कहां पे रिक्रूटमेंट हुआ,
जहां पे आपका जरूरत थी। इस टी सेल ने ये सब करके साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के थ्रू मैसेज भेज दिया है और ये मैसेज जाएगा और बाकी की टी सेल भी यहाँ पे आएंगी। उनको पता लग गया, उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि बाहर से कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर चुका है। अब आपको उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करना है। सब टी सेल तैयार हो गई, फटाफट ढूंढने में लग गई कि कहाँ पे पैथोजन है। जहां पे भी उन्हें पैथोजन दिखेगा वहां पे वो रिएक्शन होंगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, टी सेल मैक्रोफेज के बिना काम नहीं कर सकती, आपने देखा, क्योंकि मैक्रोफेज ही आपका क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। मैक्रोफेज ने ही क्या किया था, टी सेल को एक्टिवेट किया था, क्योंकि फ्रेगमेंट को सरफेस में प्रेजेंट करके। तो ये आपका क्या है, पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से मैक्रोफेज क्या करती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी तो देती हैं खुद की हेल्प से, खुद ही अपना करके, और साथ ही साथ ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी क्या करती है, आपका हेल्प करती है। एडेप्टिव कैसे बेटा, हेल्पर टी सेल ने ठीक है बी सेल को एक्टिवेट किया, एंटीबॉडी बनी, लेकिन जो आपकी बी सेल होती है ना और जो टी सेल होती हैं, ये आपकी मेमोरी टी सेल भी यहीं पे बन जाती है। जिस टाइम पे आपकी ये क्या हो रहा है, हेल्पर टी सेल है, बी सेल बना रही है, उसी टाइम पे आपकी क्या बनती है, मेमोरी टी सेल भी बन जाती हैं, जो इस बात को याद करके रखेंगी कि ये जो पैथोजन आया था बॉडी में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। ये अब दिमाग में रहेगा, आपकी बॉडी के पास इस चीज की मेमोरी है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी ये वाला पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो जो मेमोरी टी सेल है वो फटाफट से जाएंगी और उसे वहीं पे खत्म कर देंगी। उसके लिए इस पूरे सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था कि एडेप्टिव और इम्यूनिटी, जो आपकी इननेट इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होती है। अब बात करेंगे, और ध्यान रखिएगा, साइटोकाइन का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अब आप देखिए, अभी आपने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले आप बैक चले जाइए, हमने क्या बोला था कि जो ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज क्या करते हैं आपके, जब आपकी इस तरह की रिएक्शन होती है तो अंदर से क्या निकलता है, कीमोकाइन रिलीज होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये फ्रैगमेंट आपके सरफेस में प्रेजेंट हुए और ये सारी रिएक्शन हुई तो साइटोकाइन रिलीज होंगे, जो कि इन्फ्लामेटरी है, जो इन्फ्लामेशन करते हैं। तो क्या हुआ, देखो, मैक्रोफेज आपका एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, इसने एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन परफॉर्म किया बाय रिलीजिंग कीमोकाइन। एट द सेम टाइम अगर ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है तो ये क्या करेगा, आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि ये क्या रिलीज करवा देगा, साइटोकाइन, जो कि क्या है, इन्फ्लामेटरी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। CD8 CD4 सेल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि MSC क्या होता है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो क्या कर रहा है, आपका लोडर की तरह काम कर रहा है, फ्रेगमेंट को सरफेस में लेके जा रहा है। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये टी सेल जो होती हैं, ये एंटीजन के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं। फर्स्ट थिंग, MSC को तो रिकॉग्नाइज कर रही हैं, लेकिन जो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करती है, एंटीजन में आपकी एक स्पेशल साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिटॉप, ठीक है। एपिटॉप जो होती है वो आपकी बेसिकली एंटीजन रिकॉग्निशन साइट होती है। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि एपिटॉप क्या होते हैं, तो ये एंटीजन की वो साइट है जिसे टी सेल रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, ठीक है। तो ये था सेकेंड फंक्शन, यानी कि एडेप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी। अब आ जाती हूँ मैं लास्ट फंक्शन में। ये तो बात तब की थी जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया था। अब देखिए जो इसका लास्ट फंक्शन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं आपकी बॉडी में जितनी भी आपकी ब्लड सेल है, और स्पेशली मैं बात करूं आरबीसी की, क्योंकि उससे ही आपका एक एसेंशियल फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है, वही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आपके थर्ड फंक्शन यहीं पे हम मेंशन करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, आप बोल सकते हो आयरन रिसाइकलिंग के लिए। देखें आयरन की रिसाइकलिंग बॉडी में कैसे होती है। देखो आपको पता है कि आरबीसी क्या है, आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज। 120 डेज के बाद वो क्या हो जाएगी, आपकी आप बोल सकते हो इनएक्टिव हो जाएगी, या यूज की नहीं रहेगी, काम की नहीं रहेगी। तो क्या होता है, जो मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज के अंदर एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो क्या होगा, आरबीसी का जैसे ही लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, मैक्रोफेज ने जैसे पैथोजन को इंगल्फ किया था ना, वैसे ही क्या करेगा, आरबीसी को भी इंगल्फ कर लेगा। अब आरबीसी को इंगल्फ करने के बाद क्या करेगा, सेम वही कि लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम आपके प्रेजेंट हैं आपके मैक्रोफेज के अंदर, उन्होंने क्या किया, आरबीसी को भी क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। अब देखिए आरबीसी डाइजेस्ट होगी तो आरबीसी के अंदर क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, आरबीसी का डाइजेशन हुआ,
क्यों हुआ आपको मैंने बता दिया कि अब जब उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्रोफेज उसे अपटेक कर लेते हैं। आरबीसी डाइजेस्ट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन थी वो भी मेटाबोलाइज हो गई, ठीक है, उसका भी डाइजेशन हो गया। तो हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के बाद क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन है आपका, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी वजह से आयरन क्या हो जाता है आपका, फ्री हो जाता है। अब ये फ्री आयरन जो है आपका, ये क्या करेगा, आरबीसी बनाने में यूज हो जाएगा, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट यूटिलाइज इन आरबीसी फॉर्मेशन। समझ में आ गया। तो रिसाइकलिंग हो गई ना आयरन की। आरबीसी, चलो आरबीसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर का आयरन तो अभी फंक्शनल है। तो क्या किया, मैक्रोफेज ने आरबीसी को उठाया, डाइजेस्ट किया, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन थी उसे भी डाइजेस्ट किया। फाइनली जो आयरन था वो फ्री हो गया और आयरन वापस से ब्लड में रिलीज हो गया और दोबारा से आरबीसी बनाने में यूज हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन है मैक्रोफेज के। तो ये पूरा आपका क्या है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। अब एक लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम्स में ये मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम करके ना पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, इसका बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, मैं ऐसे ही दे देती हूँ। रेटिकुलो, रेटिकुलो रिप्रेजेंट कर रहा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को। और आपको ध्यान में रखना है, आप देखिए मोनोसाइट कहाँ से बन रहे थे, बोन मैरो से, है ना। और बोन मैरो में आप ध्यान रखिएगा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू में कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और रेटिकुलर फाइबर की एक खासियत होती है, ये ज्यादातर वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और आप जानते हो बोन मैरो में तो आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो आपके बोन मैरो में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो आपका कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसीलिए पूरे सिस्टम में रेटिकुलो वर्ड आया, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग कहां से होनी है मोनोसाइट बनने की, बोन मैरो से ही होनी है। और बोन मैरो में कौन से फाइबर प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर, इसीलिए। और रेटिकुलर फाइबर के अंदर कौन सा कोलेजन होता है, कोलेजन टाइप 3 बताया था मैंने आपको, ठीक है, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया कि भाई इसे रेटिकुलर क्यों बोला, रेटिकुलो इसलिए क्योंकि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बोन मैरो में है। सेकेंड, इसे एंडोथीलियल क्यों बोला, एंडोथीलियल इसे बोला क्योंकि मोनोसाइट जब एक बार आपका क्या करते हैं, ब्लड वेसल में आ जाते हैं, उसके बाद इन्हें, क्योंकि ब्लड वेसल में आने का तरीका क्या है आप जानते हो ना। अगर मैं ये ब्लड वेसल ड्रॉ कर रही हूं, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल का सबसे अंदर वाला पोर्शन जो इंटीमा पोर्शन होता है, यहाँ पे किसकी लाइनिंग होती है, आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो अगर आपकी जो मोनोसाइट है उसे ब्लड वेसल के अंदर आना है तो उसे किसको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा, एंडोथीलियल सेल्स को क्रॉस करता है वो आना पड़ेगा। और वहीं अगर इसे क्या करना है, आपका मोनोसाइट को अगर यहाँ से ब्लड के अंदर से, ब्लड वेसल से टिश्यू में जाना है, तब भी इसको किसको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, एंडोथीलियल सेल्स को। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया एंडोथीलियल, यानी कि आया कहाँ से था, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनना स्टार्ट हुआ था। और मोनोसाइट जब एक बार ब्लड वेसल्स के अंदर आए तो किसको क्रॉस करके आए, एंडोथीलियल सेल्स को। और दोबारा जब आपका कनेक्टिव टिश्यू में गए तब भी आपका क्या था, एंडोथीलियल जो आपकी सेल्स थी उसी को क्रॉस करते हुए गए। इसी वजह से सिस्टम का एक नाम आपका क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट में आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये भी एक रीजन है कि मोनोसाइट में एंडोथीलियल सेल होती है, इसलिए इसे एंडोथीलियल सिस्टम बोला जाता था। बट ये पहले की बात थी, अभी इसे रिप्लेस करके मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ही बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जितनी भी मोनोसाइट्स होंगी आपकी, सारी आपकी एंडोथीलियल सेल्स को कंटेन करती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि हम एंडोथीलियल सेल ही बोलें, क्योंकि मोनोसाइट में ऐसा नहीं है कि सारी मोनोसाइट में एंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा और बोला गया कि इसे ये ना बोल के मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम बोला जाना चाहिए। तो रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम इसे
इसे रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम कहा करते थे, ठीक है, क्योंकि एक तो ब्लड वेसल में तो एंडोथीलियल सेल है ही है, साथ में हमारी जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट में भी आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं सरफेस पे, और कुछ ये रिप्लेसमेंट ही इस वजह से हुआ क्योंकि सारी मोनोसाइट में ये नहीं था, इसीलिए इस सिस्टम को रिप्लेस करके मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम बोला गया। तो ये था अबाउट द मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, और इसी पार्ट में हमने इम्यूनिटी को भी डिस्कस कर लिया कि अडैप्टिव और इननेट के साथ इसका कैसा कनेक्शन है। तो इसको कंप्लीट रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।